तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर की। सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उसको लेकर ये लेक्चर को तैयार किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहले सवाल में पूछा गया है कि इनमें से किस ऑप्शन से आप प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आपको कहा गया है कि आपके पास एल्कोहल है वो भी प्राइमरी और आपको इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के अंदर। और इसने कहा है कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करने के लिए आपको जो प्रोसेस यूज करना पड़ता है आपको पता ही है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट करता है? तो पहला ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज ही है। चलिए बी ऑप्शन पर आते हैं। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। यस, क्रोमियम का ये ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यस, ये ऑप्शन तो आना ही है। आगे बढ़ते हैं। हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। यस, कॉपर भी 573 केल्विन पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है और एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन भी बच्चों ठीक ही है। अगला ऑप्शन है PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC हो चाहे PDC हो, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस हिसाब से बच्चों डी ऑप्शन भी आ गया, यानी बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन से आपको अपने अंदर इस चीज को लाना है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको क्या रिजल्ट देता है, इसकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको पता हो। प्राइमरी एल्कोहल आपको एल्डिहाइड बनाकर देता है, सेकेंडरी एल्कोहल आपको कीटोन बनाकर देता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बातें तब करनी है जब माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एल्कोहल आपका चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर देता है। तो कीप इन माइंड, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। आइए बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि विक्टर मेयर टेस्ट इनमें से कौन नहीं देता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट मैं आपको अभी डिस्कस भी करवाऊंगा वो क्या होता है। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना पूछा गया है कि इनमें से कौन विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं वो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देते हैं। प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो आपको ब्लड रेड कलर देता है। जो आपका सेकेंडरी एल्कोहल होता है वो आपको ब्लू कलर देता है। डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन मैंने रखा है विक्टर मेयर टेस्ट का भी। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्सरी एल्कोहल आपको विक्टर मेयर टेस्ट का एंड रिजल्ट नहीं देता है। प्राइमरी एल्कोहल एंड में आपको ब्लड रेड कलर देता है और सेकेंडरी एल्कोहल आपको विक्टर मेयर टेस्ट में एंड में ब्लू कलर देता है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है वो है बच्चों ए ऑप्शन, टर्सरी एल्कोहल। ये आपको विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट कैसे होता है, क्या उसमें होता है। फिलहाल हमने अभी एंड रिजल्ट की बात की है। तो सेकंड क्वेश्चन से आप समझेंगे कि आपके पास एक केमिकल टेस्ट हो जिससे आप एल्कोहल को किसी और केमिकल से डिस्टिंग्विश कर पाए। वो लुकास टेस्ट भी हो सकता है, वो विक्टर मेयर टेस्ट भी हो सकता है। तो यू शुड नो about the test done by alcohols, right? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू एल्कोहल। यानी हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है से RX और मैं चाहता हूं इसको एल्कोहल बनाना। तो ये किस तरह के रिएक्शन है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, क्या ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, या ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है? तो बच्चों हैलोजन हटाकर, एक्स को हटाकर हाइड्रोक्साइल को लाया गया है
तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं हैलोल्केन्स और हैलोरीन्स भी आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें हमने सीखा है कि हैलोजन को जब किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया जाता है, दैट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी ऐसे ही बात की गई है कि हैलोजन को हटाइएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइएगा। ये किस तरह की रिएक्शन है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर फिनोल इल्ड्स व्हाट? फिनोल को अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया जाए तो फिनोल आपको क्या देता है? तो बच्चों फिनोल की वो रिएक्शन, एक तो आपको याद रखनी है कि फिनोल डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या देता है, ठीक है, और वही फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या देता है। और फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या देता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फिनोल डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया जा रहा है, जैसा क्वेश्चन में ही मांगा गया है, तो HNO3 अपना न्यूक्लियोफाइलिक यानी उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, राइट, HNO3 में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है NO2 पॉजिटिव, वो जाएगा रिंग की तरफ ऑर्थो पर और पैरा पर। तो आप जब डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यानी जब आप डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो फिनोल पर ऑर्थो पर NO2 दिखेगा और एक प्रोडक्ट आपको दिखेगा जिसमें फिनोल में पैरा पर NO2 है। बच्चों इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट करना बहुत आसान क्यों है, या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल क्यों है। यानी इन शॉर्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल से स्ट्रेंथ में कमजोर रहता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे बच्चों, अगर आप कंसंट्रेटेड डालेंगे तो NO2 एक ही प्रोडक्ट बनाकर देगा HNO3। जब आप डालेंगे फिनोल में तो NO2 रिंग में जाएगा, ऑर्थो पे भी दिखेगा और पैरा पे भी दिखेगा, तो आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। यानी NO2 आपको ऑर्थो पोजीशन में भी मिलेगा और पैरा पोजीशन पर भी मिलेगा। आपको बच्चों ये ऑर्थो पोजीशन पे भी दिख रहा है और पैरा पोजीशन पे भी दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड या फिर बोलते हैं बच्चों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पाया जाए कि कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड, राइट। तो ये वो रिएक्शन है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मांगा गया था डाइल्यूट HNO3 से रिलेटेड, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ए। आपको ऑर्थो का अलग प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा का अलग मिलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड होता तो नीचे वाला आंसर हो जाता। ठीक है बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, लूकास रिएजेंट क्या है? तो आप सबने लूकास टेस्ट पढ़ा होगा, तो उसमें आप एक रिएजेंट डालते हैं जिसे लूकास रिएजेंट बोलते हैं। वो क्या है? तो लूकास रिएजेंट बच्चों HCl और ZnCl2 होता है, सब जानते हैं। अब दो ऑप्शन में है, HCl ZnCl2 बी ऑप्शन, HCl ZnCl2 सी ऑप्शन। डी और ए तो बच्चों रेस से ही बाहर है। तो आपको मैं बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 इसको लूकास रिएजेंट बोलते हैं, डाइल्यूट वाले को नहीं। याद रखिएगा कंसंट्रेटेड पार्ट, राइट। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी, बी भी नहीं होगा। ठीक है, आओ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल के 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताएं। तो मैं आप सबको एक एडवाइस दे देता हूं, हालांकि बहुत नॉर्मल सी एडवाइस है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप सबको मेथनॉल और एथेनॉल दोनों के यूजेस पता हो और दोनों की प्रिपरेशन पता हो कि मेथनॉल कैसे बनाया जाता है कमर्शियली और एथेनॉल कैसे बनाया जाता है कमर्शियली। ठीक है, तो बच्चों देखो मेथनॉल का एक बड़ा जो यूज होता है
6th क्वेश्चन की बात हो रही है। मैथनॉल का जो एक बड़ा यूज होता है वो ये होता है कि मैथनॉल जो है वो रेसिंग कार्स में, स्टंट कार्स में डाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल नहीं होता है। ठीक है, या आप इसको याद कर सकते हैं कि जो मैथनॉल होता है वो पेंट्स में, वार्निशिश में एज अ सोलवेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो आप यूज कर सकते हैं यूज्ड एज अ सोलवेंट इन पेंट्स। ठीक है, दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि रेसिंग कार्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, या याद ये भी रख सकते हैं कि मैथनॉल एक एंटी फ्रीज भी होता है। ठीक है, एज एन एंटी फ्रीज। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप कर देता है फ्यूल का, राइट। या फिर एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है इन रेसिंग और स्टंट कार्स। या फिर एक डीनेचर्ड कंटेंट भी होता है, यानी एल्कोहल को जब डीनेचुरेट किया जाता है एथेनॉल को तो मेथनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज अ आप कोई भी दो यूज इसमें से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले दो यूज ही हर बच्चे को नॉर्मली याद हो जाएगा। आइए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो बच्चों देखो, आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त हम पहले इसी चीज को ध्यान रखते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो इसके अंदर में फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, OH यहां पर भी है और OH यहां पर भी है। फिर एक पेरेंट चेन को बनाया जाता है जिस पेरेंट चेन में वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए और कम से कम नंबर पर आए। तो पेरेंट चेन आप सबको दिख रही है, ये पेरेंट चेन बन सकती है। पहला नंबर यहां डालेगा क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ। इस तरह से नंबर डल जाएगा। अब बात आती है नाम की। तो जब आप पेरेंट चेन बनाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको मैं सर्कल कर लेता हूं। जैसे इसको पेरेंट चेन में हिस्सा नहीं मिला और इसको भी पेरेंट चेन में हिस्सा नहीं मिला। जब इनको पेरेंट चेन में हिस्सा नहीं मिला तो इनका नाम लिख लिया जाए। पहले इन्हीं को लिखा जाता है। तो सेकंड नंबर पर है और 5th नंबर पे है, मिथाइल बोलेंगे इसको, है ना। 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, डन। फिर पेरेंट चेन में आएंगे। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है बच्चों, तो आ जाएगा हेक्स। फिर सभी सिंगल बॉन्ड ही हैं तो आ जाएगा एन। और उसके बाद हेक्सेन के बाद फंक्शनल ग्रुप को मेंशन किया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर हेक्सेन 1,3 डाईओल। उम्मीद करते हैं आप सबको ये आईयूपीएसी नेम समझ में आ ही गया होगा। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यार बहुत सिंपल है, देखो बेंजीन के ऊपर OH है तो ये तो फिनोल ही हो गया। सेकेंड नंबर में मिथाइल है तो आप इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल फिनोल। और मैं चाहूंगा बच्चे एक नाम और याद रखें। जब बच्चों रिंग पर OH भी हो और CH3 भी हो, हालांकि आप सबने ये पढ़ा होगा, NCERT बहुत अच्छे से आपने स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इस रिएजेंट को जानते भी हैं जिसमें रिंग के ऊपर OH भी होता है, CH3 भी होता है, उसे क्रीजोल कहते हैं। तो ये ऑर्थोक्रीजोल है, राइट। तो ये ऑर्थोक्रीजोल है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनोल। अभी उसी क्वेश्चन की चर्चा हो रही थी, उसी को डिस्कस किया जा रहा था। अभी हमने एक बात की थी कि फिनोल में अगर डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो आपको क्या देगा। तो उसका आंसर था कि मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी मिलेगा और पैरानाइट्रोफिनोल भी मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो मिक्सचर मिला है इसको सेपरेट करना आसान है। इन शॉर्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल से स्ट्रेंथ में कम क्यों रहता है। अब देखो वही सवाल यहां पर मैंने लिखा है।
कि क्यों ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनोल से कम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसको किसी और दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, वो खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसलिए ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। वहीं पर जो पैरा वाला होता है, अब ये खुद में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ये पैरानाइट्रोफिनोल है, ठीक है। देखो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। ये NO2 है बच्चों। ऐसे आप कंटिन्यू करके दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और ये तो आप लिख ही लेंगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग होती है। अब क्योंकि पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हिसाब से क्लियर होता है कि पैरानाइट्रोफिनोल स्ट्रेंथ में मजबूत होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पैरा का ज्यादा होता है, ऑर्थो का कम होता है। तो बस यही डायग्राम आप बनाकर आप उसको बता दें कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई पैरानाइट्रोफिनोल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, राइट द रिएक्शंस एंड कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। यानी आपको ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कन्वर्जन ट्राई करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको ये कन्वर्जन आती है कि नहीं आती है। आप प्रोपेन 2 ऑन को 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं कि दिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया जा रहा है। तो जो प्रोपेनॉल है बच्चों, प्रोपेन 2 ऑन, वो कैसा होता है? तो वो तो ऐसा ही होता है बच्चों, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। हमें इससे बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन 2 ऑल। कैसे बनाएंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3, 2 पे ऑल है और 2 पे ही मिथाइल है। यानी अगर आप देखेंगे तो हमें कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, और एल्कोहल भी टर्सरी एल्कोहल है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड का एक केमिकल रिएक्शन रिलेशन हमारे पास है, सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन का भी एक रिएक्शन रिलेशन हमारे पास है। लेकिन कीटोन से आपको टर्सरी एल्कोहल में जाना हो, अगले एल्कोहल पे जाना हो, उसका क्या तरीका है? सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि देखो बच्चों, यहां 3 कार्बन है और यहां 4 कार्बन है। कीटोन से अगर आपको टर्सरी एल्कोहल की तरफ जाना हो, या एल्डिहाइड से आपको सेकेंडरी एल्कोहल की तरफ जाना हो, यानी एक कदम आगे बढ़ाना हो, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एम है। इसको पूरा कैसे कर सकते हैं कि हमने लिया बच्चों प्रोपेनॉन,
इसमें डाला हमने एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर क्या हुआ, कैसे याद कर रखा है हमने कि कार्बोनाइल में O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, Mg वाला जो हिस्सा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप एडिशन शो करके दिखा दो। ऐसे ही करते हो, देखो CH3 C, O के पास आ गया बच्चों Mg, ठीक है, MgBr। इस C के पास आ गया यहां से नेगेटिव, नेगेटिव कौन है, CH3, ये CH3 पहले से ही है, ठीक है। इसके बाद आप कर देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने से कैसे याद रखोगे कि जो Mg वाला हिस्सा है, Mg वाला हिस्सा है, ये तो होता है पार्शियल पॉजिटिव, जुड़ा हुआ है O से, ये है पार्शियल नेगेटिव। तो पानी का पॉजिटिव पार्ट दे दीजिए O को, क्योंकि O पे है नेगेटिव चार्ज, और पानी का नेगेटिव दे दीजिए MgBr को, क्योंकि MgBr पर है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, पानी का पहले पॉजिटिव पहुंचाइए O के पास, तो पानी में पॉजिटिव कौन है, H पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 C, इस O के पास आ जाएगा H, ये CH3 ऐसे ही है। जो हमें बनाना था बच्चों वो तो बन गया। बाई प्रोडक्ट दिखाना हो, MgBr के पास आएगा पानी से नेगेटिव, पानी में नेगेटिव कौन है, OH नेगेटिव, तो MgBr के पास आ जाएगा OH, MgOH Br। इस तरीके से आप फर्स्ट वाला कन्वर्जन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको क्लियर हो गया है कि सर ने कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल तक जाने के लिए किस रिएक्शन को बताया है, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट करते हैं, N प्रोपाइल। बच्चों ये M नहीं है, M नहीं है, ये N है। तो हमें स्ट्रेट चेन एल्कोहल से हेक्सेन बनाना है। 3 कार्बन का एल्कोहल है और हमें 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन चाहिए, ठीक है, डबल करना है। कुछ बच्चे तो समझ गए कैसे करना है। हमें 3 कार्बन के स्ट्रेट चेन एल्कोहल को हेक्सेन बनाना है। ये कैसे किया जाएगा, एनी गैस? वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन है तो आपको याद होगा वर्ड्स रिएक्शन हैलोअल्केन को डबल कर देता है, डबल हाइड्रोकार्बन बना देता है, डबल कार्बन की चेन वाली हाइड्रोकार्बन हमारे पास होती है इफ वी परफॉर्म वर्ड्स रिएक्शन। लेकिन उसके लिए कंडीशन है वर्ड्स रिएक्शन के लिए कि कार्बन तो डबल हो जाएगा लेकिन वो हैलोअल्केन होना चाहिए। तो क्यों ना इस एल्कोहल को पहले हैलोअल्केन बना लिया जाए और उसके बाद इस पे वर्ड्स रिएक्शन परफॉर्म कर दी जाए और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, राइट। आइए ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है बच्चों प्रोपाइल एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। क्या हम इसमें HCl डाल सकते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में? लुकास टेस्ट, ग्रूव्स प्रोसेस, जैसे भी आपने इसको याद कर रखा हो। तो OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। फिर इसके अंदर आपको याद होगा अब हम वर्ड्स रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सोडियम डालेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये हैलोअल्केन डबल कार्बन लेंथ का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CH2, डबल कर दीजिए, CH2 CH2 CH3 प्लस NaCl, ठीक है। बैलेंसिंग करने तो ट्वाइस ऑफ NaCl, इतना देखा नहीं जाता है कन्वर्जन में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार पीछे फिर से चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे आते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? 100% प्योर एथेनॉल, 100% एथेनॉल।
और यही अगर 95% हो जाए तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। उम्मीद करते हैं आपको पता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% एथेनॉल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू इथीन। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है अल्कोहल फिनोल ईथर, आपको दो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। पहले जब आप चैप्टर को शुरू करते हैं तो आपको मिलता है अल्कोहल को जब डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं, तो अल्कोहल अल्कोहल ना रहकर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पूछा भी गया है। और दूसरे तरह का डिहाइड्रेशन आता है जब आप ईथर सेक्शन में पहुंचते हैं, ईथर की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको ईथर भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों डिहाइड्रेशन में डिफरेंस पता होगा। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस है और दूसरा बड़ा डिफरेंस है कि अल्कोहल प्राइमरी होगा तभी डिहाइड्रेशन से ईथर बनाकर देगा। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको ईथर नहीं दे सकता, जबकि अल्कीन बनाने के लिए अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, कोई टेंशन नहीं होती। उम्मीद करता हूं ये बात आपको पता थी। फिलहाल इस मैकेनिज्म की बात है, बहुत सिंपल है, आपको याद होगा रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन तो सिंपल है बच्चों, एथेनॉल होता है CH3CH2OH, ठीक है, और इससे हमें बनाना है इथीन। क्या डालकर बनाते थे आपको याद होगा, हम डालते थे इसमें कंसंट्रेटेड एसिड 443 केल्विन, और हमें मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, यहां से OH जाता है और यहां से हाइड्रोजन जाता है। बहुत सिंपल है। इसका अपने को मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म आपको पता है बच्चों 3 स्टेप्स में होता है। तो स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में ये होता है कि ये जो कैटालिस्ट है एसिड, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है और लास्ट स्टेप में ये कैटलिस्ट बाहर आ जाता है। बिकॉज आप जानते हैं कि कैटलिस्ट केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना, केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब ये है कि वो हेल्प करता है, हमारी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, ऑल्टर करता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, वो यूं का यूं बाहर आ जाता है। फिजिकल चेंज देखने को मिल सकता है कैटालिस्ट में, लेकिन अगर आप उसको फॉर्मूले की शक्ल से देख रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो पहले स्टेप में ये जो कैटालिस्ट होता है ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्शन लिखता हूं मैं CH3। हमारे पास देखो शुरुआत जो होती है रिएक्शन की वो रिएक्टेंट से ही होती है। तो ये रिएक्टेंट हमारे पास O के पास 2 लोन पेयर हैं बच्चों, इसमें डाला हमने H+, इसने इस पर किया अटैक, लोन पेयर डोनेट की ऑक्सीजन ने, क्योंकि H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, O के पास लोन पेयर है, तो ऑब्वियस है ये तो होना ही था। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि H+ ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, CH3 CH2 OH, ये H पहले से ही है, 2 लोन पेयर नहीं रहे, अब एक ही लोन पेयर है और O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये प्रोटॉन है H+, एल्कोहल में गया है, तो प्रोडक्ट का नाम होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और स्टेप 1 का नाम हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फिर हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, फिर आता है हमारा बच्चों स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ऑब्वियसली स्टेप 1 से अहेड है, मतलब स्टेप 1 का जो एंड रिजल्ट है वो स्टेप 2 की शुरुआत है, ठीक है। जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से मेरी शुरू होती है, ऐसा स्टेप 2 स्टेप 1 को कहता है। तो स्टेप 1 में है CH3, उसको दोबारा लिख लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 OH H, एक लोन पेयर पॉजिटिव। अब क्या होता है? अब ध्यान से देखना बच्चों, यस ये कलर ठीक है। अब O पर पॉजिटिव चार्ज है, अभी अब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो 3 रास्ते हमारे पास हैं। कोई देखो कोई डोनर तो है नहीं, सिर्फ अकेला यही रिएक्टेंट है। या तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए,
और इसके इलेक्ट्रॉन O ले जाए, O के पूरे हो जाएंगे। या फिर इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दें या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, तीनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो हम वापस पिछले स्टेप में ही चले जाएंगे। ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अब टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन O को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनता है बताइए? CH3 CH2, इस कार्बन का तो नुकसान हो गया, प्लस हमारा H2O बाहर आ गया, क्योंकि हमारा वो एक प्रोडक्ट है तो वो तो बन गया। इसका नाम आप जानते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, और स्टेप 2 का नाम हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। देखो, अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आप स्पीड को 2 टाइम्स कर सकते हैं, 1.5 टाइम्स कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो यूट्यूब पे आपके पास होता ही है। नहीं आता तो ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 स्टेप हो गए। यहां से अब अपने को शुरू करना है, स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3, तो हमारे पास है कार्बोकैटायन, जो कि एक्सपेंड कर लेता हूं मैं उसको, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन यहां से सेपरेट होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप है, कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा और इस प्लस को खत्म कर देगा। तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, H प्लस बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और H प्लस बाहर आया है उसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। तो स्टेप का नाम हो जाता है डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इस तरीके से मैकेनिज्म यहां खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कैसे होता है। स्टेप 1 में जो H प्लस है वो देखो स्टेप 3 में बाहर आ गया है। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? फिनोल्स आर मच मोर एसिडिक देन एल्कोल्स। फिनोल एल्कोल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? इसका क्या आंसर है बच्चे आपके पास? देखो बच्चों, जो फिनोल होता है, ओके पास देखो 2 लॉन पेयर है। जो फिनोल होता है, जब वो अपने में से H प्लस निकालता है, क्योंकि वो एसिड है, तो क्या बनता है? आपको समझ में आ गया होगा 3 लोन पेयर अब ये क्यों हो गए हैं। इसका नाम है फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ओके। सेकंड, सॉरी सेकंड कह रहा हूं मैं, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है एल्कोल। अब एल्कोल जो होता है वो होता है ऐसा, ROH, ओके पास 2 लॉन पेयर। जब ये अपने में से प्रोटॉन निकालता है तो ये हो जाता है RO के पास 3 पेयर, नेगेटिव चार्ज, H प्लस बाहर। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। अब दोनों ही एसिड है और हमसे ये कहा गया है कि फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कोहल से कैसे है। तो बच्चों, फिनोल प्रोटॉन निकालने के बाद जिस आयन को बना रहा है, जिसका नाम है फिनोक्साइड आयन, वो एल्कोक्साइड आयन से बेहतर होगा, स्टेबल होगा। तभी ये वाली रिएक्शन इस रिएक्शन से बेहतर हुई है। मतलब कहने का ये है कि फिनोल ने H प्लस एल्कोहल से पहले निकाला है, और इसको आप साबित इसी तरीके से कर सकते हैं कि फिनोल का जो प्रोडक्ट है वो एल्कोहल के प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। तो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। उसका रीजन ये है कि फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलाईज हो जाता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं है, इसकी शक्ल यूं की यूं रहती है। तो फिनोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से इसलिए बेहतर है क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। एज फिनोक्साइड आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस
where it is not present in alkoxide ion. कहने का मतलब इतना है कि फिनोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण से फिनोल एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये अकेला क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड ऑल्सो। फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी आप जरूर ड्रॉ करना, जबकि कंक्लूजन अपने को यही लिखना है कि फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबिलाईज हो गया और एल्कोक्साइड आयन नहीं हो पाया क्योंकि इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। ठीक है, ओके। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस। ईथर का एल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑब्वियस है। एल्कोहल के पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग होती है, इस वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए कि ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज व्हाई एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स। ठीक है, तो मैं मान लूं ये आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है, तो किस रिएजेंट का इस्तेमाल आप करेंगे? तो आपके पास एक प्राइमरी एल्कोहल है और आप चाहते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाए, तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ये इन्होंने मांगा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 या HNO3, कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी एल्कलाइन KMnO4। ओके, सेकंड पूछा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। इसका तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी था इस चैप्टर में, भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, ये वही है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड में आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप CrO3 यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं 573 केल्विन पर, PCC यूज कर सकते हैं, PDC यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। थर्ड, ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं फिनोल का और आप चाहते हैं ब्रोमीन ऑर्थो वाली पोजीशंस और पैरा वाली पोजीशंस पर आ जाए, यानी पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो ब्रोमीन पानी के साथ डालोगे, ब्रोमीन वाटर उसको बोलते हैं, Br2 एक्वस, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है Br2 वाटर, एक ही बात है, ब्रोमीन वाटर। तो उम्मीद करता हूं आपको पता है कि अगर ब्रोमीन वाटर के साथ है तो आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। वही ब्रोमीन अगर आप CS2 के साथ या CCl4 के साथ डालते हैं तो वो ब्रोमीन जो है ऑर्थो पर अलग और पैरा पर अलग जाता है। ठीक है, कर लेंगे, जस्ट लाइक डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। ओके, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड एथेनॉल इज सीमली कंडीशन। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपके पास एक टेस्ट हो जो फिनोल को और एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। तो बच्चों आप एक लूकास टेस्ट लिख सकते हैं जो कि एल्कोहल परफॉर्म करेगा, फिनोल परफॉर्म नहीं करेगा, या आप लिख सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो कि फिनोल करता है, एल्कोहल नहीं करता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में आपको वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको पता है FeCl3 टेस्ट क्या होता है, जिसमें फिनोल आपको वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट बनाकर देता है, जो कि एल्कोहल ऐसा टेस्ट नहीं देता है। या एजोडाइड टेस्ट दे सकते हैं जो कि फिनोल एजोडाइड टेस्ट परफॉर्म करता है, एल्कोहल परफॉर्म नहीं करता है। तो आपके पास यार काफ़ी आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको खासकर एजोडाइड टेस्ट और FeCl3 टेस्ट आते ही होंगे, जो फिनोल देता है, एल्कोहल नहीं देता है। ठीक है, तो खुद कर लेंगे बच्चों। इसका आंसर आप लिख सकते हैं जिसमें FeCl3 टेस्ट हो सकता है जो कि फिनोल देता है, एल्कोहल नहीं देता है, और प्रोडक्ट में वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बी पार्ट।
Write the reaction equation for what happens when tertiary butyl alcohol is heated with copper at about 573 Kelvin. ओके, तो बी वाला पार्ट आपको बताते हैं. मान लीजिए मैंने कोई टर्सरी एल्कोहल ले लिया और मैंने इसके अंदर कॉपर डाला, ये सोचकर कि ये उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, लेकिन ये टर्सरी तो टर्सरी है. बोला भैया मैं ऑक्सीडाइज नहीं होता हूं. ठीक है, तो भाई क्या होते हो? होता ये है कि ये OH पूरा चला जाता है और कार्बन के किसी पड़ोस से H चला जाता है, तो क्या बन जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो बच्चों ये अल्कीन बन जाता है प्लस में वाटर. देखो प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर डालोगे ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कॉपर डालोगे ऑक्सीडेशन करके कीटोन दे देगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल में कॉपर डालोगे तो टर्सरी एटीट्यूड में होता है. वो कहते हैं देखिए मैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जैसा नहीं हूं कि आप मेरा ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो वो डिहाइड्रेशन करता है और अल्कीन बना लेता है. ठीक है जी, ओके. गिव इक्वेशन ओनली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बाय विक्टर मेयर टेस्ट. जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक विक्टर मेयर टेस्ट का एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वादा तो वादा होता है, करना पड़ता है तो निभाना भी पड़ता है. तो विक्टर मेयर टेस्ट एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है. ठीक है, लेकिन विक्टर मेयर टेस्ट अगर आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है. आइए तो विक्टर मेयर टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखा देते हैं. बच्चों बहुत सिंपल होता है. क्या होता है कि अल्कोहल होता है, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है. तो पहले तो हम उसके अंदर डालते हैं बच्चों आयोडीन रेड फॉस्फोरस के साथ, तो OH पार्ट हटकर आयोडीन आ जाता है. सिंपल सब्स्टिट्यूशन, OH हटा आई आ गया है, मतलब हैलोजन आ गया. उसके बाद उसमें डालते हैं AgNO2. आप जानते हैं RX के अंदर यानी हैलोल्केन के अंदर अगर आप AgNO2 डालते हैं तो हैलोजन हटकर NO2 आ जाता है, तो हमें मिलता है नाइट्रो अल्केन. ठीक है, नाइट्रो अल्केन मिलने के बाद हम उसमें डालते हैं नाइट्रस एसिड HNO2, या जिसे आप कहते हैं मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl, जो कि आप डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में भी डालते हैं. उसके बाद जो अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं उसका हम करते हैं उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, NaOH या KOH कोई बेस होता है उसमें डालते हैं, और कलर देखने को मिलता है. अगर वो ब्लड रेड कलर है तो वो प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा, अगर वो ब्लू कलर दे रहा है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा, अगर वो कलरलेस ही रहा है तो वो टर्सरी अल्कोहल है फॉर श्योर. देख लो मैं आपको बता देता हूं. कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 OH, डालते हैं बच्चों रेड फॉस्फोरस और आयोडीन. ठीक है, तो क्या होता है CH3 CH2 I हो जाता है. फिर इसमें AgNO2 डाला जाता है, AgNO2 I को हटा देता है और NO2 आ जाता है, इसे नाइट्रो अल्केन बोलते हैं. इसके बाद इसमें नाइट्रस एसिड यानी HNO2 डाला जाता है, जिसे NaNO2 HCl भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेश डालना पड़ता है. अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा है, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो हटता है और HNO2 का OH निकलता है. क्योंकि HNO2 को हम लिख सकते हैं बच्चों NO और OH. इसका H और इसका OH बाहर आता है और यहां बन जाता है CH3 CH NO NO2 प्लस H2O. ऐसा बन जाता है. अब क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाती है बच्चों. यहां ध्यान रखिएगा, यहां रीअरेंजमेंट हो जाती है. रीअरेंजमेंट में क्या होता है सर? रीअरेंजमेंट में ये होता है बच्चों कि इसका ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये NO के पास आ जाता है. किसके पास आ जाता है? NO के पास.
तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड NOH। देखो ये H यहां आ गया और NO2। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, ये बनता है। इसको फिर हम बेस में डालते हैं NaOH या KOH में, और अपने को ब्लड रेड कलर मिलता है। ठीक है जी, ब्लड रेड कलर अपने को मिल जाता है। इसी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं इसको सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल होता है CH3 CH2OH। उसमें वही रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डाला जाता है, तो ये बना देता है CH3। एक गड़बड़ी हो गई कि अपने को सेकेंडरी अल्कोहल लेना था। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा? CH3 CH CH3, यहां पर आ जाएगा बच्चों I। उसके बाद फिर उसमें क्या डालते हैं बच्चों? AgNO2। AgNO2 डालने पर I हटकर बच्चों NO2 आ जाएगा। CH3 CH NO2 CH3। फिर बच्चों इसके अंदर हम डालेंगे HNO2 नाइट्रस एसिड। वो क्या करता है? वो ये करता है कि इसका H और इसका OH, ठीक है, वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ क्या बन जाता है? जैसे ऊपर बताया था बच्चों, सिंपल है ना। CH3 C CH3, यहाँ आ जाता है NO और यहाँ पर NO2 है ही। इसके बाद इसको डालते हैं बेस में NaOH या KOH, और ये अपने को मिलता है ब्लू कलर। टर्सरी अल्कोहल ये टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है, ये होता है विक्टरमैन टेस्ट। उम्मीद करते हैं ये 15 के 15 सवाल आपको आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। उससे जुड़े हुए टॉपिक्स मैं जरूर चाहूंगा एक बार आप बहुत अच्छे से उसको पॉलिश कर लें। मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, जहां पर कुछ और गाइडेंस आपको मेरी तरफ से मिलेगी।